हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपसे बात कर सकूं। और कई तरीके के लोग क्वेश्चंस मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आप कहाँ हैं, इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं आया। साथ ही सेबी के इतने सारे चेंजेस आ गए हैं तो उसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट है। मिडल ईस्ट में वॉर और दूसरे तरीके के टेंशन्स हो रहे हैं, चाइना का मार्केट चढ़ रहा है, इंडिया का मार्केट गिर रहा है, तो काफ़ी सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे थे। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में एक एक करके आपके सारे क्वेरीज का आंसर करने का। तो पहला क्वेश्चन ये कि इतने दिनों से वीडियोस मैं क्यों नहीं डाल रहा हूं। तो इसके दो मेन रीजंस है। कुछ मेरे पर्सनल फ्रंट पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से मैं इतना कमिट नहीं कर पा रहा हूँ वीडियोस में, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ प्रॉपर रिसर्च के साथ बनाता हूँ और मुझे रिसर्च करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ही हमने अपना बिग ट्रेडर्स इवेंट, जो बिग ट्रेडर्स समिट है, वो कंप्लीट किया है कोलकाता में। तो उसमें भी मैं एक दो हफ्ते से बिजी था। तो अभी शायद एक महीने और ही ऐसा वीडियोस का, इरेगुलर वीडियोस का सिलसिला चलेगा। जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपके साथ बात करूंगा, बट मुझे उम्मीद है कि दिवाली के बाद से वापस से मैं रेगुलरली और एक बड़े स्केल पर आपके साथ वीडियोस शेयर करूंगा। तो लोग काफ़ी मैसेजेस आज मुझे आए कि सर ये सेबी का जो चेंज है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इसकी वजह से मार्केट में बड़ी गिरावट आएंगी, क्या रिटेल वाले काम करना बंद कर देंगे, तो इसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट होगा। और साथ ही हम इसके बाद बात करेंगे थोड़ा मार्केट के बारे में भी, मार्केट में क्या चल रहा है और क्या हमें करना चाहिए। तो सेबी के चेंजेस की जो बात थी वो काफ़ी पिछले 3-4 महीने से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फोरम में इसके बारे में बातें चल रही थी, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते थे, टीवी पर इसके बारे में बात होती थी और ये कहा जाता था कि रिटेल ट्रेडर्स जो इतना मार्केट में काम कर रहे हैं उनको डिस्करेज करने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए। तो अब फाइनली जो उसका एक जो फाइनल फॉर्म, क्या चेंजेस होने वाले हैं वो हमारे सामने आया है। हालांकि अभी इमीडिएटली कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसके टाइमलाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो बड़े बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं वो क्या हैं और क्या इसका मार्केट पर इम्पैक्ट होगा। तो पहला चीज़ ये कि क्या ये जो चेंजेस होंगे इसकी वजह से क्या मार्केट में गिरावट आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसके वजह से मार्केट में गिरावट आएगी या इसके वजह से मार्केट में पिछले कुछ दिनों से गिरावट आ रही है। मार्केट में गिरावट होने के दूसरी वजहें हैं। तो इसकी वजह से मार्केट में गिरावट मैं नहीं देखता, क्योंकि जो सीरियस प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर हैं, जो मार्केट में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो लोग तो हर हालत में काम करेंगे। अब आइए जरा इनके स्पेसिफिक चेंजेस की बात करते हैं कि सेबी ने क्या स्पेसिफिक चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला चेंज जो सेबी ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाया जाएगा। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट के साइज हैं वो 5 लाख से 10 लाख है और उसे बढ़ाकर 15 लाख किया जाएगा। तो देखिए, जो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी का आप देखें तो वो 5 लाख से शायद थोड़ा ऊपर होगा और कई स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनका 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक के साइज होंगे, उसे बढ़ाकर 15 लाख का किया जाएगा। इसका क्या इम्पैक्ट है? इसका ये इम्पैक्ट होगा कि मोस्ट लाइकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट साइजेस डबल होंगे। तो निफ्टी जैसे अभी 25 है तो एक लॉट 50 बन जाएगा, बैंक निफ्टी अभी 15 है तो वो शायद 30 बन जाएगा। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब यही निफ्टी, बैंक निफ्टी हम 50 और 30 में ही काम किया करते थे। और उससे पहले अगर आप देखें तो निफ्टी का लॉट 75, आज से अगर मैं 5-6 साल की बात करूं तो 75 था। तो ट्रेडर्स आर यूज्ड टू दिस। ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। ज़्यादातर जो बड़े स्टॉक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें तो शायद कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हैं उनका साइज भी डबल हो जाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ अगर आप वॉल्यूम देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में होता है और वहाँ पर मोस्ट लाइकली कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बढ़ेंगे और डबल हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी कोई बात है। दूसरा जो बदलाव किया जा रहा है वो ये है कि जी वीकली एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी होती है, बहुत ज़्यादा लोग उस पर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो उसको
उसमें पार्टिसिपेशन कम करने के लिए वीकली एक्सपायरीज को कम किया जाएगा। अब क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव? मुझे लगता है कि ये हमारे मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव है। अगर पर्सनली आप मुझसे बात करेंगे तो मैं प्रेफर करूंगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करने की, और वीकली जो भी अवेलेबल है मैं उसमें काम करने को तैयार हूं। तो अगर वीकली एक भी कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलता है तो आई एम हैप्पी टू वर्क इन द वीकली कॉन्ट्रैक्ट। मुझे नहीं चाहिए कि वीकली में 4 5 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हो। मुझे नहीं लगता किसी भी ट्रेडर को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होने का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि लोगों का जो उनका आउटलुक होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म होता है। तो अब ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? तो अब एक्सचेंज ने सेबी ने बोला है कि हर वीक में एक ही वीकली एक्सपायरी हमें रखना है। तो अब जैसे अभी निफ्टी की भी है, बैंक निफ्टी की भी है, तो मल्टीपल एक्सपायरीज का ऑप्शन हमारे पास होता है। अगर हम देखें तो एक महीने में करीब करीब 16 वीकली एक्सपायरीज का ऑप्शन होता है, ये घट के 6 हो जाएगा। तो आप देखिए, क्या वीकली ऑप्शंस का खत्म हो जाएंगे? जी नहीं, वीकली ऑप्शंस खत्म नहीं होंगे, वो उनकी संख्या कम हो जाएगी, उनका जो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इसमें किसी भी ट्रेडर का ब्रेड एंड बटर इससे इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। तीसरा जो चेंज जो कहा जा रहा है कि ऑप्शंस बायर का जो मार्जिन कलेक्शन है वो अपफ्रंट होगा। तो अब इसमें काफ़ी रिटेल वाले जो है थोड़े डर गए कि अरे इसमें ऐसा तो नहीं है कि हमें ज़्यादा मार्जिन बाइंग के लिए देना पड़ेगा, पूरा स्टॉक का जितना प्राइस होता है उससे मल्टीप्लाई करके देना पड़ेगा। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप बाइंग करते थे वैसे ही आप बाइंग करेंगे। अब इसको हमें थोड़ा समझना है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। देखिए, अपफ्रंट कलेक्शन का मतलब होता है जब आप बाइंग करेंगे तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसे आपको खरीदने से पहले देना पड़ेगा, और यही आप करते हैं। लेकिन कुछ ब्रोकर्स के यहाँ क्या होता है कि वो कहते हैं कि आप खरीद लो, हम शाम को आपसे ले लेंगे। तो इस प्रैक्टिस को सेबी को रोकना है। वो कहते हैं कि आप पे करिए और उसके बाद खरीदिए। इस प्रैक्टिस को वो बंद करना चाहते हैं। अब देखिए, कई जो लोकल ब्रोकिंग हाउसेस तो होते हैं उसमें क्या होता है, मैंने 100 रुपये का ऑप्शन खरीदा और 100 रुपये मैंने नहीं दिए, शायद मैंने 10 रुपये दिए या मैंने कोई पैसा नहीं दिया, और शाम को 3:30 बजने से पहले मैंने जो है स्क्वायर ऑफ भी कर दिया। तो जो प्रॉफिट मुझे मिला मुझे बिना पैसे के मिल गया। तो ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा मार्केट में नोटिस हो रही थी, और बेसिकली ये इससे क्या होता था कि लोगों के पैसे तो लगते नहीं थे, तो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जाता था, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता था। तो इस प्रैक्टिस को कम किया जा रहा है। जो आप लोग बड़े ब्रोकर्स के साथ ट्रेड करते हैं तो इन एनी केस आप अपफ्रंट मार्जिन पे करते हैं, तो उसमें आपके लाइफ पर, बायर के लाइफ पर किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये चेंजेस कब से इम्प्लीमेंट होंगे? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि ये चेंजेस कल से ही लगने वाले हैं। अक्टूबर 1 से जो एसटीटी में बदलाव किया गया था बजट में, वो उसमें थोड़ा सा अभी चेंज आया। इसके अलावा जो सेबी के चेंजेस हैं वो अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। हाँ, मैं एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो सेबी ने कहा है। उसमें ये कहा गया है कि कैलेंडर स्प्रेड का जो मार्जिन बेनिफिट है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आइए इसकी भी असलियत को थोड़ा समझते हैं। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? कैलेंडर स्प्रेड हमारी एक बहुत ही फेवरेट स्ट्रैटेजी है। हमारे जो क्लब 100 या जो हमारे बिग ट्रेडर्स समिट में आते हैं उनको इस स्ट्रैटेजी को हमने बहुत अच्छे से उनको यूज़ करने को बताया है। इसमें क्या होता है कि हम एक ऑप्शन जो है नियर की खरीदते हैं या सेल करते हैं, और उसी स्ट्राइक प्राइस की दूर की एक्सपायरी को बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो नियर की एक्सपायरी, मान लीजिए कि आप 3 अक्टूबर की एक्सपायरी को बाय करते हैं और 31 अक्टूबर की एक्सपायरी को सेल करते हैं, तो ये कैलेंडर स्प्रेड हो गया। या इसका रिवर्स करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको सेल का पूरा प्रीमियम नहीं देना पड़ता, इसमें बेनिफिट काफ़ी मिलता है। तो जैसे मैं निफ्टी में अगर एक वीकली और एक मंथली लूँ तो मेरा मार्जिन घट के करीब 25-30 हज़ार रुपये में एक लॉट की पोजीशन में बना सकता हूँ। तो ये कहा गया, कई लोगों ने ये कहा कि सेबी में कहा गया है कि इस मार्जिन को ख़त्म कर दिया जाएगा। जी नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना भी मैंने स्टडी किया उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, मार्जिन का बेनिफिट हटने वाला नहीं है। मार्जिन का बेनिफिट हटेगा एक्सपायरी के दिन, यानी कि अगर मेरी जो नियरेस्ट एक्सपायरी है मैं उसको एक्सपायरी 3:30 बजे तक होल्ड करता हूं, तब मुझे आखिरी दिन मेरा मार्जिन का बेनिफिट हट जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप एक्सपायरी से एक दिन पहले पोजीशंस को कट कर दीजिए। तो एक्सपायरी दिन में आपको पोजीशन को अगर होल्ड करना है तो आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए। तो ये भी एक अच्छा कदम है कि एक्सपायरी डे की जो वोलेटिलिटी है वो भी कट की जाएगी। तो इसमें भी जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स का कोई इम्पैक्ट इसमें पड़ने वाला नहीं है। हाँ, जो एक्सपायरी डे के ट्रेडर्स हैं उस पर इनका इम्पैक्ट होगा। तो आइए थोड़ा हम टाइमलाइन की बात करते हैं कि सेबी इन चेंजेस को कब इंप्लीमेंट करने वाला है। तो जो पहला चेंज होने वाला है वो नवंबर 20 इसी साल में होने वाला है, और वो चेंज होने वाला है जो इंडेक्स ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट साइजेस को बढ़ाया जाएगा, जो लॉट साइज को बढ़ाया जाएगा, वो बदलाव नवंबर 20 तारीख को होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ चेंज है वो फरवरी 25, यानी कि आपके अगले साल जो फरवरी के महीने में होने वाली है। तो उसमें दो चेंजेस होंगे। पहला ये जो मैंने अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन की बात की कि ऑप्शंस को बाइंग करने से पहले उसका प्रीमियम का पैसा देना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी आप करते हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी फरवरी में होगा। साथ ही जो कैलेंडर स्प्रेड के बेनिफिट्स की बात हो रही है वो भी आपकी फरवरी 2025 से ही स्टार्ट होगा। तो आपका जो पहला जो चेंज है, लॉट साइज में जो बदलाव होने वाला है वो नवंबर में होने वाला है। अब देखिए, इन सब का कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट होगा। ब्रोकर्स के जो टर्नओवर में कितना बदलाव होना है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन ये बात सही है कि थोड़ा बहुत टर्नओवर कम होगा। मैं बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जब टर्नओवर कम होगा तो सरकार को भी नुकसान होगा क्योंकि उनके टैक्स कलेक्शन कम होंगे, और ब्रोकर्स को भी नुकसान होगा क्योंकि उनके रेवेन्यू कम होंगे। तो अब देखना है कि ब्रोकर्स कम्युनिटी, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी इनको इस पे कैसे रिएक्ट करती है, क्या वो सेबी को सजेस्ट करती है फर्दर चेंजेस में। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो भी सरकारी एजेंसीज होती हैं, सेबी होती हैं, दे ऑल्सो वांट टू लिसन टू द पार्टिसिपेंट्स। तो जो भी फीडबैक मिलेगा हो सकता है इसमें फर्दर अमेंडमेंट्स किए जाएं। और हमने पास्ट में भी देखा है कि कई दफ़े ऐसे रेगुलेशंस लाए गए लेकिन विरोध के बाद को उनको या तो कम्प्लीटली स्क्रैप कर दिया गया या उसमें चेंज कर दिया गया। जैसे एक बदलाव पिछले कुछ दिनों पहले किया गया था कि फ्यूचर्स के ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ाया जाएगा, ऐसा रेगुलेशन आया, लेकिन जब ब्रोकर्स कम्युनिटी ने उस पर अपनी नाराज़गी जाहिर की तो उसे बंद कर दिया गया। तो कई दफ़े ये रेगुलेशंस को इन्वेस्टर कम्युनिटी या ब्रोकर्स के विरोध के बाद इनमें चेंज कर दिया जाता है या स्क्रैप भी कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप देखिए कि फ्यूचर्स का अभी एक रेगुलेशन आया था कि फ्यूचर्स की ट्रेडिंग बढ़ाकर उनके आवर्स को बढ़ा दिया जाएगा, मिडनाइट तक ट्रेडिंग होगी जैसे कमोडिटी में होती है। तो उसका ब्रोकर कम्युनिटी ने विरोध किया कि उन्हें स्टाफ ज़्यादा रखना पड़ेगा, उनको ऑफिस ज़्यादा देर तक खोलना पड़ेगा, तो उसके बाद उसे जो है स्क्रैप कर दिया गया। तो इसी तरीके से क्या इन रेगुलेशंस में फर्दर चेंजेस होंगे बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर कम्युनिटी, दैट वी हैव टू सी। लेकिन अगर नहीं भी बदलाव होता है तो बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस और मार्केट में इसका इम्पैक्ट मुझे तो कम से कम नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। अब आइए थोड़ा मार्केट्स की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट में शार्प करेक्शन हो रहा है, और उससे पहले हमें एक शार्प रैली देखने को मिली थी। अगर आप उस रैली के एक खास कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा था? कई लार्ज कैप्स ऊपर जा रहे थे और मार्केट्स लगातार ऊपर जा रहे थे, लेकिन जो रिटेल के हेवी स्टॉक्स थे, जिसमें रिटेल का हेवी पार्टिसिपेशन था, उन स्टॉक्स को देखें तो उसमें गिरावट हो रही थी। खास करके डिफेंस के स्टॉक्स में भी आप देखें जिसमें इतना ज़्यादा रिटेल का पार्टिसिपेशन है, वहाँ पर भी हमें 20 से 25% तक की गिरावट देखने को मिल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि इंडेक्स को कहीं ना कहीं मैनेज किया जा रहा है और उन स्टॉक्स में खास करके सेलिंग की जा रही है जिनमें रिटेल का हेवी पार्टिसिपेशन है। तो एक तरीके की ये बड़े प्लेयर्स की एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है, और वो एग्जिट इंडियन मार्केट्स को क्यों करेंगे, क्वेश्चन ये उठता है। तो एग्जिट करने के कारण क्या हो सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए,
अगर हमारे इंडियन कंपनीज लार्ज कैप का आप रेवेन्यू देखें तो कितनी कंपनीज आप मुझे गिना सकते हैं जिनका रेवेन्यू डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है? शायद आप इक्का दुक्का कंपनी ही ऐसा मुझे बता सकते हैं। ऑफ कोर्स मिड कैप स्मॉल कैप्स में आपको ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी, लेकिन लार्ज कैप में बहुत ही रेयरली आपको ऐसी कंपनी मिलेंगी। कई बड़ी बड़ी कंपनीज भी अगर आप देखें तो सिंगल डिजिट यानी कि 2% 3% में भी ग्रो कर रही हैं। तो ऑब्वियसली हमें क्लियरली दिख रहा है कि बड़े कंपनीज में ग्रोथ तो नहीं दिख रहा है। तो मार्केट इतनी हाई वैल्यूएशंस पर क्यों ट्रेड करेगा? उसका कारण है लिक्विडिटी, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा है, रिटेल का पैसा है, एफआईआईज भी बाइंग कर रहे हैं, तो मार्केट नई ऊंचाइयों को लगातार छू रहा था। लेकिन अब देखिए एक मेजर बदलाव हो गया है। बदलाव ये हो गया है कि चाइना ने स्टिमुलस दे दिया है, और जब से ये स्टिमुलस अनाउंस हुआ है आप देखिए चाइनीज मार्केट लगातार बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और एफआईआईज का जो पैसा है वो वहां डाइवर्ट हुआ है। पिछले कई दिनों से जब से मार्केट्स गिर रहे हैं, जो एफआईआईज हैं उनके फिगर्स आप देखें तो वो सेल में आ गई है। वो आधे 4-5 हज़ार करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स पूरी कोशिश कर रहे हैं खरीदने की, लेकिन मार्केट नहीं संभल रहा है। क्लियरली आप देख सकते हैं, ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल है और आप देख सकते हैं। तो एफआईआईज का कोई देखिए उनका कोई माँ बाप तो होता नहीं है, जहां उनके पैसे बनेंगे वो अपना पैसा ले जाएंगे। इस वक्त अगर आप देखिए जापान का में जो सीन है, वो कह रहे हैं भैया हम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे, हम नहीं घटाएंगे। फेड वहाँ पर यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिरा रहा है, उसमें भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो जो है पॉलिटिकल रीजन से उन्होंने किया है, अभी वो समय नहीं था, जो भी हो। तो अब जो एफआईआईज एशिया में इन्वेस्ट करते हैं, ग्रोइंग इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ऑप्शन है कि इंडिया जैसे जो ओवर वैल्यूड मार्केट हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनीज ग्रो नहीं कर रही हैं, वहाँ पैसे को लगा रखें, या जहाँ पर स्टिमुलस दिया गया है, क्विक शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ वो पैसे को ले जाए। तो हम वही अभी ट्रेंड देख रहे हैं कि अगर इस स्ट्रैटेजी का हम नाम बोलें तो यही है कि सेल इंडिया एंड बाय चाइना। अगर आप चाइनीज मार्केट का परफॉर्मेंस देखें तो एक हफ्ते में 25% चढ़ गया, और हैंगसेंग एक हफ्ते में 16% भाग गया, और हमारे मार्केट्स गिर रहे हैं। तो क्लियरली अभी हमें दिख रहा है कि एफआईआई का पैसा डेफिनेटली जो इमर्जिंग मार्केट्स में जाना था, उस फंड का पैसा जो है चाइना में जा रहा है। अब ये कितने टाइम तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। देखिए चाइना में जो स्टिमुलस दिया गया है वो रियल एस्टेट मार्केट को बूस्ट करने के लिए दिया गया। वहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं उन्हें एक एग्ज़िट का ये मौका दे रहा है कि वो स्टिमुलस को देकर ये जो रैली है उसमें वो बेसिकली उनको एक एग्ज़िट का रूट दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये रैली भी चाइना में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगी। तो शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में नेगेटिव रहेगा, पैसा चाइना में जाएगा, और इसकी वजह से हमारे मार्केट्स में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस वक्त एक कॉमन इन्वेस्टर क्या करे, एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करे, तो उसके कुछ सजेशंस मैं देता हूं कि आप जो है अगर आपको फ्रेश पैसा लगाना है और इस करेक्शन में आपको फ्रेश पैसा अगर लगाना है तो पिक डिफेंसिव स्टॉक्स, मतलब वो स्टॉक्स जिनका स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मॉडल है, जो प्रॉफिटेबल हैं, भले ही उनके प्रॉफिट्स गिर रहे हैं लेकिन वो प्रॉफिटेबल हैं, उनमें आपका पैसा डूबेगा नहीं, करेक्शन हुआ भी तो थोड़ा बहुत होगा। अगर आप ऐसी कंपनी पे लगा रहे हैं जिनका रेवेन्यू मॉडल अभी प्रूवन नहीं है, जो ग्रोइंग स्टेज पर हैं और जो हाई वैल्यूएशंस पर उनके स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, फ्यूचर रेवेन्यूज को ध्यान में रख के, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा गिरावट होगी। तो वैसे स्टॉक में अगर आपने प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो अच्छा रहेगा कि कुछ प्रॉफिट लेकर जाएं, और अगर फ्रेश पैसा लगाना हो तो डिफेंसिव स्टॉक्स में लेके जाएं। हमने अपने नए पोर्टफोलियो में ऐसे ही कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स को पिक किया था, और आप देखें तो इस गिरावट में भी उसमें जो डिफेंसिव बेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अब आइए थोड़ा ये जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन हो रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है। दोस्तों ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और अगर ये एस्केलेट होती है तो ये दुनिया भर के मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगी। लेकिन मेरा
जो गट फीलिंग है या मेरी जो भी सोच है, मुझे लगता है कि दुनिया भर के पावर्स इसमें घुस जाएंगे कि इस वॉर को कंटेन किया जाए, लोकलाइज किया जाए, किसी तरीके से सीज फायर किया जाए। क्योंकि अगर इसकी वजह से क्रूड बढ़ता है तो दुनिया का कोई देश नहीं बचेगा। और एक तरीके की ये सिचुएशन अगर आप देखें तो इसमें वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो ये एक ऐसा हॉटबेड है जो एक वर्ल्ड वॉर में भी कन्वर्ट हो सकता है। मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी एक पोटेंशियल है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको जल्दी ही इस पर काबू पाया जाएगा, किसी तरीके का इसमें सीज फायर या कुछ एग्रीमेंट या किसी तरीके से इसको कंटेन कर दिया जाएगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा फिलहाल तो थ्रेट नहीं लगता, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में एस्केलेशंस इधर उधर से हो सकते हैं, एक और नए कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं या इजराइल रिटेलिएट कर सकता है। लेकिन फ्रैंकली अगर आप देखें तो ये, अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी देखें तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं है और मार्केट्स के लिए भी ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ह्यूमैनिटी के बेस के लिए और हमारे मार्केट्स के लिए इस पर जल्दी ही किसी तरीके का सीज फायर हो, लोगों का मरना रुकना चाहिए और उसकी वजह से मार्केट्स पर इम्पैक्ट भी रुकना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा मैं जल्दी ही आपके साथ आऊँ और एक और नया वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अगले 4 से 6 हफ्ते में थोड़ा मेरी वीडियोस अभी भी इरेगुलर रहेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके साथ जुड़ूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।